जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमें पता है सीडीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। तो अब टाइम आ गया है कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। और इसी कड़ी में ये सीरीज़ जो हमारी कंटिन्यू चलेगी, इसमें ये पहला वीडियो है और इस वीडियो से इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन में करवाऊँगा विथ टू मच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी एक टॉपिक है, इसके पेरिफेरल टॉपिक जो होते हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली आप देखें तो CDS 1 2021 के मैंने लिए हैं। इसी पेपर को क्यों लिया, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। वन बाय वन में देखूंगा, जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके काफ़ी हाई चांसेस है या जो कॉमन थीम है जिनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अर्थक्वेक के प्राइमरी वेव्स के बारे में पूछा जा रहा है। बट आपको क्या समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या और भी जो अन्य वेव होते हैं अर्थक्वेक्स के, उनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में बहुत ध्यान रखना है, कॉपी पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो चीज़ें या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर काफ़ी हाई चांसेस हैं पूछे जाने की। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, अर्थक्वेक, जैसा कि हमें पता है कि अर्थक्वेक इज़ नथिंग बट द शेकिंग ऑफ अर्थ। तो इसमें पहला आपको टर्म जो समझना है, जो भी रिसेंटली CDS में पूछा भी गया, वो है फोकस या फिर हाइपोसेंटर। क्या होता है ये आपको पता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है वो फोकस कहलाता है। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, और ये अर्थक्वेक पर मेरी सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी। इन सभी क्वेश्चन को तो मैंने डिस्कस किया ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसके अलावा एपी सेंटर एक टर्म है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैसे अगर यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन हो रही है तो इसके जो अर्थ का सरफेस है, ये तो ज़मीन, ये तो आप कह ले कि ऑफ कोर्स अर्थ के सरफेस के काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा अर्थक्वेक का ओरिजिन। लेकिन इसके वर्टिकली एबव जो पॉइंट देखने को मिलती है अर्थ की सतह में, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिसेंटर। और जो ओरिजिन वाला जगह, ये कहलाता है फोकस। फोकस कह लें या आप हाइपोसेंटर कह लें। मैंने बहुत बार ट्रिक भी बताई है, ई पहले आएगा, उसके नीचे एच आएगा, क्रोनोलॉजिकली आप देखें तो, राइट। तो ये दो टर्म तो आपको ध्यान रखने ही है। इसके अलावा अगर मैं वेव्स की बात करूं, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप है। तो जो सीस्मिक वेव होती हैं, यानी अर्थक्वेक से जो रिलेटेड वेव्स होती हैं, वो दो तरह की देखने को मिलेंगी। पहला बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव। अब बॉडी वेव में फर्दर दो कैटेगरी है, पहला प्राइमरी वेव्स, दूसरा सेकेंडरी वेव्स। जबकि जो सरफेस वेव है, इनमें भी कैटेगरी है, जैसे लव वेव होती है और रिले वेव होती है, लेकिन ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको ध्यान क्या रखना है? प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। जबकि जो सेकेंडरी वेव होती हैं, वो सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो केवल और केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। इस बात को जरूर नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अच्छा, याद आप कैसे रखेंगे इसे? तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि S फॉर सॉलिड और S फॉर सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंडरी वेव्स हैं, इन ये केवल और केवल सॉलिड में ही पास कर सकती हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होती हैं, या फिर आप जो प्राइमरी सेकेंडरी है इनके बीच क्या डिफरेंस है, और भी कई तरह की बुनियादी बातें, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है या कौन सी अन्य तरह की वेव्स है, तो ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। बस NCERT क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उनकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे वीडियोज़ वन बाय वन आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में तो जो जितने भी अर्थक्वेक से क्वेश्चन आए होंगे वो मैंने डिस्कस किया ही है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राइमरी वेव होती है, वैसे इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ये सॉलिड, लिक्विड, गैस से ट्रेवल कर लेती हैं, बिकॉज ये अर्थक्वेक में सबसे पहले पहुँचती हैं पृथ्वी की सतह पर। और चूंकि ये सबसे फास्टेस्ट होती हैं, इस वजह से ये अर्थ के सतह में सबसे पहले पहुँचती हैं। और अगर मैं बात करूँ ये किस तरीके की वेव देखने को मिलेगी, तो प्राइमरी वेव बिल्कुल साउंड वेव के जैसी होती है। और आपने साइंस के क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो साउंड वेव है वो किस तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, राइट। तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया लॉन्गिट्यूडनल और अन्य तरह की वेव्स के विषय में, तो उसे ज़रूर कवर करिए। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने बता दिया। हाँ, और थोड़ा सरफेस सेकेंडरी वेव के बारे में, जैसा मैंने बताया कि ऑब्वियसली ये केवल और केवल यहाँ पे सॉलिड से ही ट्रेवल करेंगी, राइट। तो इतना कंटेंट, इतनी जानकारी हमारे इस क्वेश्चन के लिए इनफ है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको और बता दूँ अर्थक्वेक से रिलेटेड। अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो तीव्रता होती है, वो एब्सोल्यूट नंबर में मेजर की जाती है, और जिस स्केल के द्वारा मेजर की जाती है वो रिक्टर स्केल कहलाता है।
रिक्टर स्केल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से रिक्टर स्केल के विषय में, तो हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपको एन एग्जाम्स में भी। तो रिक्टर स्केल की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया एब्सोल्यूट नंबर देखने को मिलेगा 1 to 10 के बीच। और सबसे खास बात यह है कि मतलब एक होल नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी 3 से अगर आप 4 में पहुंच रहे हो रिक्टर स्केल में, तो 10 टाइम्स जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो मतलब लॉग वाला आप कह लें, लॉग का कंसेप्ट आपको पता होगा, 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये रिक्टर स्केल, इसके अलावा मर्केली स्केल के भी आपने सुना होगा कि इंटेंसिटी को दिखाता है, ठीक है। और मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फो और चाहते हैं तो फिर उन वीडियोज़ को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें थी। नाउ अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, प्राइमरी वेव के बारे में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। देखिए कई सारे सीडीएस के क्वेश्चन में नॉट करेक्ट होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है आपको। पहला कहा जा रहा है ये साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया ऑब्वियसली ये साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, और यही रीज़न है कि ये फास्टेस्ट भी होती हैं, और इसके अलावा यही रीज़न है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो आगे पढ़ते हैं, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। तो जहाँ ओनली थ्रू सॉलिड की बात है तो एस फॉर सॉलिड और एस फॉर सेकेंडरी, लेकिन हमसे तो प्राइमरी के बारे में पूछा था, यानी यही गलत है हमारा, राइट। और तीसरा कह रहे हैं कि दे ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड, ये तो बिल्कुल सही बात है। और चौथा कह रहे हैं कि ये फास्टर मूव करती हैं सबसे पहले। तो अभी मैंने बताया कि हाँ, जो प्राइमरी वेव है वो सबसे फास्ट मूव करती हैं। तो ए सी डी और डी जो है वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि ये तो सेकेंडरी वेव की बात है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आप गलतियाँ नहीं कर सकते, बिकॉज जिन्होंने भी फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से कवर किया डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को वो आंसर करेंगे, और फिर जैसा कि आपको पता है फिर कट ऑफ में दिक्कत आती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और इसके अलावा मैंने जैसे बता दिया, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में या वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे जो है वो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए, तो आप मेरे वीडियोज़ के एंड में फॉलो कर सकते हैं। एंड के 10-15 मिनट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं हर टॉपिक के साथ। ये भी सीरीएस 1/2021 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्रॉप के बारे में पूछा गया और कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई है। मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इस तरीके का पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके के पैटर्न पे सिविल सर्विसेज 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, और काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कि ये चीज़ें हैं और ये कंडीशन है, आप बताइए कौन सी फसल के बारे में बात हो रही है, राइट। वैसे उसका आंसर था कॉटन। आप वो क्वेश्चन मैंने करवाया है बहुत बार, आप देख सकते हैं कि इतने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, या ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होंगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको काफ़ी कुछ डिटेल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है, बताइए ये किस क्रॉप के विषय में बात हो रही है, तो एक आपके पास एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, राइट। तो इसी क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहले कहा जा रहा है कि ये खरीफ क्रॉप है, तो आपको पता होना चाहिए रबी खरीफ इनके बीच क्या डिफरेंस है, या कौन कौन सी जो फसल हैं वो रबी क्रॉप के दौरान बुआई की जाती है, राइट। और ये इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है और इसकी ट्रिक भी बता दी है। रबी खरीफ के बीच जो कन्फ्यूजन है वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, ओस अमन और जो बोरो हैं ये 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर ईयर के दौरान। और तीसरा कह रहे हैं कि जो 1/4 है टोटल क्रॉपेड एरिया का वो इसी फसल में लगाया जाता है, तो काफ़ी बड़ा एरिया आप कह सकते हैं ना। ये क्वेश्चन देखिए 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, और पिछला वाला जो हमने डिस्कस किया वो फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की। तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलतियाँ ना हो। तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को। दोस्तों अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो जैसा कि आपको पता है ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन चीज़ों के बारे में। और अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अगर क्रॉप्स की हम बात करें तो 2 तरह के क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स यानी भोजन वाली फसलें, और कैश क्रॉप यानी जो प्लांटेशन के पर्पज़ से लगाई जाती हैं, जैसे शुगर केन, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर, टी, कॉफ़ी, रबर, ये चीज़ें कैश क्रॉप्स होती हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, कैश क्रॉप से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन दे दिया जाता है 4 और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा कैश क्रॉप नहीं है या फिर है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। इसके अलावा अगर क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो ये भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर। 3 तरीके का देखने को मिलता है मेनली, रबी, खरीफ एंड जायद।
तो रबी क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में सोन आपको पीरियड देखने को मिलेगा, अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के बीच। और हार्वेस्टिंग 3-4 महीने जोड़ लीजिए यहाँ से, तो अप्रैल से मई के बीच। देखिए कोई बिल्कुल आपको रिजिड नहीं हो जाना है कि मतलब अक्टूबर है तो अक्टूबर ही होगा, 1-2 महीने का वेरिएशन चलता है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडी के दिनों में इनकी बुआई होती है और हार्वेस्टिंग टाइम जो है कटाई का वो अप्रैल से मई जून, यानी आप कह लें कि ऑफकोर्स यहाँ पे गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है। हालांकि जब मैं मई जून या जून जुलाई की बात करूँ तो उस टाइम पे तो केवल जायद फसल होगी, राइट। बिकॉज आपको पता है कि जायद जो फसलें लगाई जाती हैं वो बीच का जो टाइम पीरियड होता है रबी और खरीफ के बीच का, जो सीजनल फ्रूट या जैसे वेजिटेबल्स फॉडर कुछ इस तरह की चीज़ें, खास करके वाटरमेलन, इन तरह की चीज़ों को जायद में लगाते हैं। और खरीफ की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है आपको ये कि खरीफ जो है वो जून जुलाई वाला टाइम पीरियड है, यानी बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का टाइम पीरियड होता है। और हार्वेस्टिंग अगर हम देखें यहाँ से 3-4 महीने के बाद तो सितंबर अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगी ना। इनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं इसके लिए तो आपको सेपरेट वीडियो कवर करना है, बिकॉज काफ़ी सारी इंटरनल डिटेलिंग यहाँ पे हम नहीं कवर कर सकते, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरा, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बस मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बता दूँ कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपसे डिटेल दे दी जाती है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रत्येक फसल के साथ आपको एक आइडिया हो कि टेम्परेचर कौन कौन सी कितनी रिक्वायरमेंट है या रेनफॉल की एटलीस्ट कितनी ज़रूरत है। एक ब्रीफ आइडिया भी होगा तो काम चल जाएगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सभी फसलों का। देखिए राइस की बात करें तो जैसा कि हमें पता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। और टेम्परेचर ध्यान रखिए, अच्छी खासी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर आप कह सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। उसके बाद नमी भी होनी चाहिए एयर में, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो ऑफकोर्स जैसा कि आपको पता है कि जो धान की फसल होती है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, 100 सेंटीमीटर आप कह लें एटलीस्ट तो होनी ही चाहिए, 100 से 150 होनी चाहिए। तो यही रीज़न है कि हाई रेनफॉल, कहीं ऐसा अगर स्टेटमेंट आपसे बने कि कम रेनफॉल में भी राइस की फसल लगाई जा सकती है तो वो बात गलत होगी। तो ध्यान रखिए कि हाँ, काफ़ी हाई रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल की बात करें तो जितनी नमी वाली सॉइल होगी, जो डीप क्लेई होंगी या जो लोमी सॉइल हम लोग कहते हैं, जो नदियों के द्वारा लाई जाती हैं सॉइल, उस तरीके की सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी राइस की जब बात आएगी तो। और राइस की अगर हम बात करें तो देखिए जो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जो स्टेट हैं इनमें जो 3 तरह के क्रॉपिंग सीज़न देखने को मिलते हैं, मतलब राइस की काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। तो इसलिए इसे हम लोग 3 तरीके से सीज़न में डिवाइड कर देते हैं, और वो होता है ओस, अमन और बोरो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट यही था कि ओस, अमन और बोरो की बात की जाती है। वैसे देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ आप एलिमिनेट करके ही निकाल सकते हैं। पहली चीज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब खरीफ की बात कही गई है तो वीट होगा नहीं, राइट, बिकॉज वीट क्या है, एक रबी फसल है। सो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। राइस के बारे में मैंने बता दिया ना। वीट की बात करते हैं तो वीट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर देखिए 10 to 15 डिग्री रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, रेनफॉल की अगर यहाँ पे बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर इनफ होगा, राइट। इसके अलावा फ्रॉस्ट फ्री पीरियड होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट बाइट नहीं होनी चाहिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर हम देखें तो वीट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है वीट के फसलों में। तो ये कुछ बातें मैंने बताई। इसके अलावा मेज़ वगैरह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मेज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी और ओल्ड एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ फसलें, इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, स्टेट, कौन से स्टेट यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है। जो मेन हमारी फसलें हैं, मेन जो फूड क्रॉप्स हैं, इनमें आपको टॉप 3 एटलीस्ट ध्यान होना ही चाहिए। और वो आपको पता है जैसा कि जो रिसेंट सर्वे है उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री का है। अगेन यहाँ पे आपको क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, बुक्स के बारे में, ना केवल एंशियंट इंडिया की बुक्स बल्कि जो मिडिवल इंडिया की भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे अच्छा मतलब ये आप कह लें आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के जा रहे हैं तो मतलब आप इतना श्योर कर लें कि हाँ, क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इनसे आपके सही हो जाने हैं, बिकॉज ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो काफ़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप देखें पैटर्न को तो मतलब हर साल आप कह सकते हैं हर पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, जहाँ पे बुक्स का नाम दे दिया जाएगा या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसके आधार पर सवाल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार में कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने भास्कराचार्य की जो बुक है लीलावती उसे फ़ारसी में ट्रांसलेट किया था। अबुल फजल फैजी,
फतहुल्ला सिराजी या अताउल्ला रसीदी। तो ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है एक बार केबीसी में ही पूछा गया था काफ़ी टाइम पहले, और काफ़ी हेफ्टी अमाउंट थी। वैसे इसका आंसर फेजी है। देखिए अबुल फजल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। काफ़ी सारी फेमस बुक, जैसे अगर मैं बात करूँ अकबरनामा की, इसी में जो तीसरा पार्ट होता है आईने अकबरी कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। इन्हीं के बड़े भाई थे फैजी, और फैजी भी अकबर के दरबार में थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने ही भास्कराचार्य की बुक को ट्रांसलेट किया है। तो अब ना बात करते हैं इस बुक के बारे में। देखिए यहाँ पे एंशिएंट इंडिया की ये बुक है, भास्कराचार्य की जो बुक है। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो लीलावती बुक है ये भास्कर सेकंड के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें भास्कराचार्य कहते हैं। इनसे पहले एक भास्कर फर्स्ट भी है। टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, लगभग 500 सालों का आप कह सकते हैं। तो भास्कर फर्स्ट जो है वो 7th सेंचुरी के थे, जबकि भास्कराचार्य जो है यानी भास्कर सेकंड, ये आपको देखने को मिलेंगे 12th सेंचुरी में। क्या सेंचुरी ध्यान रखनी, हाँ आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज कई बार एलिमिनेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन तरीके के आइडिया से आप कर सकते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन भास्कराचार्य थे, और इन्होंने बुक लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। बुक का नाम ध्यान दीजिए, भास्कराचार्य की जो बुक है उनका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। इसी बुक के 4 पार्ट देखने को मिलेंगे। लीलावती पहला पार्ट, दूसरा बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित, और चौथा है गोला अध्याय। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। कई बार पूछ ले आता है कि बताइए जो गोला अध्याय बुक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम था सिद्धांत शिरोमणि, और इसी बुक के 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोला अध्याय। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे थोड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बातें हैं, जैसे ग्रह के बारे में, ग्रह के गणित है, और बीज गणित जैसा कि अलजेब्रा को कहते हैं, राइट, बीज गणित। और लीलावती जो बुक है ये माना जाता है कि इन्होंने अपनी डॉटर के नाम पे रखा था, लीलावती। और मैथ्स की काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब मैथ्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और कई सारी चीज़ें इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो हम लोग आज के डेट में ही पढ़ते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम और भी कई अन्य तरह की चीज़ें, ये भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा गोला अध्याय है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बताइए जो गोला अध्याय बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई। तो ध्यान रखना है भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य के द्वारा। इसके अलावा मेन बुक भी पूछ सकते हैं, सिद्धांत शिरोमणि बुक किनके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे भी आंसर सेम होगा, बिकॉज सिद्धांत शिरोमणि बुक के ही 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था भास्कर फर्स्ट के बारे में, आपको कंफ्यूज नहीं करना इन्हें, ये 7th सेंचुरी के हैं, और चालुक्य जो डायनेस्टी थी उनके समकालीन आप कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पहले थे जिन्होंने हिंदू डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया था नंबर्स को लिखने में। और इनकी भी बुक है, इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है आर्यभट्टीय भाष्य। मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूँ। सो ये देखिए आर्यभट्टीय भाष्य, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप समझेंगे कि बुक का कंटेक्स्ट क्या है तो काफ़ी आसानी से आप चीज़ें याद रख लेंगे। इसके अलावा जब बात आई है एंशिएंट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन की, तो वराहमिहिर का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो वराहमिहिर अगेन ये आपको 6th सेंचुरी के देखने को मिलेंगे। ये उज्जैन से अपना संबंध रखते थे, और इनकी जो सबसे फेमस बुक है, ये जगह वगैरह आपको याद नहीं रखना, बट आपको बुक का नाम जरूर ध्यान रखना है। पंच सिद्धांतिका इन्होंने बुक लिखी है। और एक बुक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बुक इन्होंने कई लिखी है, बट 2 ही बुक आपको बस ध्यान रखनी है। दूसरी बुक का नाम है बृहत जातक या बृहत संहिता, ठीक है, ये वराहमिहिर की बुक है। अच्छा, वराहमिहिर किनके दरबार में थे, इसे आप जरूर कमेंट करिए। कई बार पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, वराहमिहिर किनके दरबार में, किनके समकालीन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो एंशिएंट बुक्स पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्म है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हाँ, एक और स्कॉलर आप ज़रूर ध्यान रखिए, नागार्जुन। ये महायान बुद्धिस्ट थिंकर थे, और जो क्वेश्चन बनता है मेनली वो ये है कि माध्यमिका, आई थिंक ये सीडीएस में पूछा भी गया है, माध्यमिका स्कूल के फाउंडर कौन है। माध्यमिका स्कूल को शून्यवाद भी कहते हैं, कई बार ऑप्शन में शून्यवाद दे दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। और ये महायान स्कूल, जैसा आपको पता है बुद्धिज़्म दो कैटेगरी में देखने को मिलेंगी, महायान और हीनयान, राइट, 2 फैक्शन हो गया था इनका। तो महायान बुद्धिज़्म के तहत माध्यमिका स्कूल के फाउंडर थे नागार्जुन, और इनका टाइम पीरियड अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो आप कह सकते हैं 3rd सेंचुरी के देखने को मिलेंगे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के ये कॉन्टेम्पररी थे।
तो ध्यान रखना आपको माध्यमिका स्कूल के फाउंडर कौन है या शून्यवाद फिलोसॉफी किनके द्वारा दी गई है। आंसर है नागार्जुन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पूछा जा रहा है। तो बर्नियर किनके फिजिशियन थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेवलर्स के ऊपर पूछा गया है और ट्रेवलर्स पर ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियो आई थिंक बना रखी हैं, क्योंकि ट्रेवलर्स एक ऐसा टॉपिक है जिनसे आपको बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो बर्नियर के बारे में पूछा गया है, बट कई बार यहाँ पे आपसे टेवर्नियर के बारे में पूछ लिया जाता है। टेवर्नियर, बर्नियर, ये सभी यात्री थे जो भारत आए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग पर्पसेस से। जैसे अगर बर्नियर की मैं बात करूँ तो ये फ्रांस से आए थे और फिजिशियन थे। किनके फिजिशियन थे, क्या शाहजहाँ के, दारा सिकोह के, जहानारा के या प्रिंस मुराद के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दारा सिकोह, प्रिंस दारा सिकोह के। तो एम्परर शाहजहाँ के 2 बेटे थे, 4 बेटे थे, बट मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच आपको देखने को मिलेगा। वैसे शाहजहाँ के तो 4 बेटे थे और जिनमें एक मुराद भी थे। और अगर आप इसे समझेंगे, धर्मत का युद्ध अगर आपने पढ़ा होगा, धर्मत का युद्ध 1658 में होता है, जो ब्लडी वारफेयर देखने को मिलता है, जिसके बाद कि मुगल जो डायनेस्टी है वह किनके हाथों में आएगी। तो एट द एंड जो बड़े बेटे होते हैं शाहजहाँ के, दारा सिकोह, वो नहीं जीत पाते गद्दी में, बट औरंगजेब यहाँ पे गद्दी में बैठते हैं। तो बर्नियर जो है वो किनके फिजिशियन थे, आपको ध्यान रखना है, दारा सिकोह के। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, अगेन यहाँ पे आपको मुझे थीम बतानी है कि आप ट्रेवलर्स को जरूर पढ़ के जाएं। तो इसे अगर आप आसानी से कवर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें आप देख सकते हैं। और उस वीडियो के एंड में ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई थिंक 30-40 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछे ही गए होंगे इस टॉपिक से। तो उन सभी क्वेश्चन को आप इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। इसके अलावा कई सारी और भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन NCERT से एड ऑन करके बताई हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको थीम्स NCERT में देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री वाले मोस्टली। सुनाओ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखी है, प्रॉपर चीज़ें नोट डाउन की हैं, तो ये बताइए कि किस तरह की वेव्स केवल सॉलिड में पास कर सकती हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा NCERT सीरीज़ भी हमारी कंटिन्यू है, उन चीज़ों को भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।